हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 है। इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये क्लास 9 की बुक है, सेकेंड बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम वुमेन्स है। उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज इस चैप्टर की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको वर्ड टू वर्ड सबकी मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड और इसे लिखा किसने है? मुल्कराज आनंद ने। ठीक है। अब इस चैप्टर में बताया जाता है कि एक बच्चा मेला देखने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत खुश है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइट्स एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और वहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ हैं, टॉयज़ हैं, सबको चाहता है, सबको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो सब खरीद के नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। और फिर वो उन चीज़ों को मना क्यों कर देता है? जब कोई और उसे ऑफ़र करता है यही सारी चीज़ें, तो वो मना क्यों कर देता है उन्हें लेने से? ठीक है। अब हमें यही पता लगाना है वो क्यों मना कर देता है। देखना है स्टोरी में आगे क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। तो देखते हैं, चलिए। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत का मौसम था। वसंत स्प्रिंग का मौसम था या स्प्रिंग का फेस्टिवल था, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं आप। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। देखिए यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी, इसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े अब आपको टफ़ दिखेंगे, बट घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने सबकी मीनिंग्स यहाँ पे लिख रखी हैं। आपको मैं सबकी मीनिंग बता दूँगी और इससे आपकी जो इंग्लिश की मीनिंग है वो आपको और याद हो जाएंगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो कहता है फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। पतली पतली गलियों में से, क्योंकि अभी विंटर गई है तो हल्की हल्की विंटर की शेड है और पतली पतली गलियों और एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। एलीज का मतलब होता है नैरो पैसेज, बहुत छोटे छोटे पैसेज। इमर्ज्ड का मतलब होता है बाहर आना, कम आउट। गेली का मतलब होता है मैरिली यानी कि खुशी से। क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड यानी कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। ह्यूमैनिटी का मतलब ह्यूमन से है यहाँ पे। ठीक है। तो उन पतली पतली गलियों और छोटे छोटे रास्तों में से बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छे से ड्रेस हैं और वो बहुत खुश हैं, वो बाहर निकल के आ रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे बैठे हैं। अदर सेट, और कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरिड अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, यानी कि जो बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इसमें बैठ के कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने फादर के लेग्स के बीच में से भागता हुआ आ रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और वो किससे? ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है पूरा फुल, एकदम भरा हुआ। वो किससे भरा हुआ है? लाइफ एंड लाफ्टर। लाइफ एंड लाफ्टर मतलब कि खुशियों से, हंसी से। बहुत खुश है वो, बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो खुशी से, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है बिल्कुल। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड का मतलब क्या है? लैग्ड का मतलब है छूट जाना। तो लैग्ड बिहाइंड का मतलब वो क्योंकि वो पीछे रह जाता है, जैसे उसके पेरेंट्स आगे जा रहे हैं और वो पीछे ही छूट जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप। अब वो पीछे क्यों छूटता है? दैट लाइन द वे, वो पीछे छूटता है क्योंकि एक लाइन से टॉयज़ की शॉप लगी है और उसमें अलग अलग तरह के टॉयज़ रखे हैं। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना। तो क्या होता है? वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है उन टॉयज़ से
और उन्हीं को देखता रहता है, जो कि टॉयज़ की शॉप एक लाइन से लगी हुई है, ठीक है। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जब वो सुनता है कि उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं तो वो भाग के जल्दी से जाता है अपने पेरेंट्स के पास। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर हैं वो उसके पेरेंट्स की आवाज़ के ओबीडेंट है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, ये कहने का मतलब है कि जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज़ लगाई वो तुरंत भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आ गया, मतलब वो अपने पेरेंट्स की बात मान रहा है यहाँ पे। His eyes still lingering on the receding toys। अब ये लिंगरिंग और रेसिडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए उसकी आंखें अभी भी, लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, ठीक है, बहुत देर तक। ऑन द रेसिडिंग आइज, रेसिडिंग टॉयज़, रेसिडिंग का मतलब होता है जो पीछे छूट गया हो, मतलब जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो पीछे जो छूटे हुए अब खिलौने हैं, उसकी दुकानें हैं, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया तो वो भाग के आगे जाता है, बट अभी भी वो पीछे ही देख रहा है और बहुत देर तक पीछे ही उन छूटते हुए खिलौनों को देख रहा होता है जो उससे अब दूर जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart। अब वो आता है, अब वो अपने पेरेंट्स के पास आता है और वो सब रुक जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। वो आता है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके पेरेंट्स रुक जाते हैं, रुक कर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो आगे चले जाते हैं और वो बच्चा पीछे छूट जाता है, उन टॉयज़ को देखता है, ठीक है। तो जब उसके पेरेंट्स रुक के वहीं उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो बच्चा वहाँ पे आता है, ठीक है। वो अपनी जो डिज़ायर है, अपनी इच्छा है दिल की, उसकी इच्छा क्या है इस टाइम पे, वो उन टॉयज़ को चाहता है, वो उन टॉयज़ को लेना चाहता है। वो अपनी इच्छा को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है। सप्रेस मतलब ख़त्म नहीं कर पा रहा है, पुट एन एंड टू, सप्रेस का मतलब होता है ख़त्म करना। तो वो अपनी इच्छा को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। इवन थ्रो ही वेल नो, जबकि उसे पता है कि ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। उसे पता है, जबकि उसे पता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से इन टॉयज़ को मांगेगा, कहेगा कि मुझे ये टॉयज़ चाहिए, उसे पता है वही पुराना कोल्ड सा स्टेयर, कोल्ड का मतलब यहाँ पे है बिना किसी फीलिंग या इमोशन के, वही उसके पेरेंट्स उसको अपनी आइज़ से घूरेंगे और बिना किसी इमोशन के, उसे पता है ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पा रहा, ख़त्म नहीं कर पा रहा। आई वॉन्ट दैट टॉय, एंड फाइनली वो बोलता है अपने पेरेंट्स से, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर उसकी तरफ घूरते हुए देखते हैं और उनकी आंखें एकदम लाल होती हैं, गुस्से से देखते हैं। इन हिज फेमिलर टैरेंट वे, टैरेंट का मतलब है एक तरह से क्रूएल रूलर, मतलब कि जो तानाशाह टाइप होते हैं, जो हमेशा बहुत रूड होके रहते हैं, हमेशा डांटते हैं, ऐसा करते हैं। तो एक तानाशाह की तरह, तानाशाह के तरीके से वो उसके फादर उसे घूरते हैं गुस्से में, ठीक है। और उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, फिर भी वो अपनी हर्ट की इस इच्छा को दबा नहीं पाया, ख़त्म नहीं कर पाया, और उसने बहुत हिम्मत, मतलब उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये टॉय चाहिए, और फिर उसके फादर ने क्या किया, उसे घूरा बहुत गुस्से से। फिर आगे है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। अब उसकी जो मदर थी, वो इस दिन का जो माहौल था, आपको जैसे बताया गया है स्प्रिंग का वो है मौसम, तो दिन के माहौल को देखकर, आज का दिन देखकर वो मेल्ट हो जाती हैं, एक तरह से वो पिघल जाती हैं और अपनी फिंगर उस बच्चे को देती हैं ताकि वो उसे पकड़ सके, ठीक है। सेड, और कहती हैं, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उसके आगे क्या होता है, एक बड़ा सा सरसों का खेत। फ्लावरिंग मतलब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं,
ठीक है, आपको पता ही होगा सरसों में येलो कलर के बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो फ्लावर्स कैसे हैं, बिल्कुल जैसे जब हम सोने को पिघलाते हैं तो जो उसका कलर होता है उस टाइप के वो फ्लावर्स लग रहे हैं। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ द इवन लैंड, और वो जो मस्टर्ड फील्ड है ना वो ज़मीन पे मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ है, यानी कि बहुत दूर तक वो पूरा फील्ड फैला हुआ है। ठीक है, उस फील्ड में बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, पूरा मस्टर्ड का फील्ड है वो सरसों का। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। अब आप ये ना खुद इमेजिन करके देखिए। ठीक है, ये बहुत यहाँ पे जो उस मस्टर्ड फील्ड की सुंदरता है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज तो आपने देखी होंगी, तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप वर बस्टलिंग, बस्टलिंग का मतलब होता है मूविंग हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमते रहना। ठीक है, तो एक ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप इधर उधर घूम रहा है। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शाइन, टू ब्राइट, बहुत चमकदार। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस ड्रेस इज़ गॉडी, यानी कि ये ड्रेस बहुत चमकदार है। ठीक है, तो गॉडी का मतलब होता है बहुत चमकदार। उनके जो विंग्स हैं, पर्पल विंग्स, वो बहुत गॉडी हैं, बहुत चमकदार है। तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप जो इधर से उधर घूम रहा है अपने पर्पल विंग्स के साथ, जो कि बहुत चमकदार है। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है, हिंड्रेंस डालना, बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, रुकावट डालना, और वो रुकावट किस में डाल रहा है, वो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप वो रुकावट डाल रहा है द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, ब्लैक कलर की जो मक्खियाँ हैं उनके फ्लाइट में, और बटरफ्लाइज के फ्लाइट में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो कि फूलों से स्वीटनेस लेने आई है। स्वीटनेस का मतलब आपको पता ही होगा, जो ये बटरफ्लाइज और बीज होती हैं ये फूलों के रस को चूसती हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं। तो ये उन्हीं की सर्च में बीज और बटरफ्लाइज आ रही हैं, लेकिन ये जो ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप है ये उनकी उड़ान में, उनके उड़ने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बाधा डाल रहा है। ठीक है, द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वो बच्चा होता है वो इतनी सारी ड्रैगन फ्लाइज को देख के उनको उसी गेज में एयर में फॉलो करता है, मतलब उन्हीं के पीछे भागता है, और तब तक भागता है जब तक कि एक ना, मतलब उन्हें कैच करने की कोशिश करता है, उनके विंग्स को उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। अब वो बच्चा भागते हुए उन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे जा रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उनके विंग्स को, और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बट क्या होता है, जैसे ही वो ऑलमोस्ट उनको कैच कर ही चुका होता है तब तक वो क्या होती हैं, फ्लटरिंग और फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। फ्लटरिंग का मतलब होता है विंग्स को फ्लैप करना, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, विंग्स को फड़फड़ाना। फ्लैपिंग का मतलब होता है विंग्स को मूव करना। ठीक है, तो तब तक जैसे ही वो बच्चा उन्हें पकड़ने जाता है तब तक वो ड्रैगन फ्लाइज जल्दी से अपने पंख फड़फड़ा के और मूव करते हुए क्या हो जाती हैं, उसके हाथ से छूट जाती हैं, एयर में यानी कि हवा के साथ साथ उड़ने लगती हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी कॉल मतलब एक तरह से अलर्ट करने वाली कॉल उसे देती हैं, मतलब उसे बुलाती हैं उसकी मदर। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे फुटपाथ पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि फुटपाथ है और साइड में वो फील्ड था, तो वो बच्चा उस फील्ड में खेल रहा था, यानी कि उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तब उसकी मॉम उसे कहती हैं कि फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। गेली मतलब बहुत ही खुश होके, प्रसन्नतापूर्वक। एंड वॉकड अब्रीस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल बीट, और क्या है, अब्रीस्ट का मतलब होता है उन साइड बाई साइड, मतलब जिस साइड अपने पेरेंट्स के बिल्कुल साइड में खड़े होके चल रहा है, फेसिंग द सेम वे, उसी रास्ते पे जिस तरफ वो लोग आगे, मतलब जिस रास्ते की तरफ वो मुँह करके चल रहे हैं
वो चाइल्ड भी उनके साथ में ही वैसे ही चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। थोड़ी देर बाद क्या होता है, हावेवर सून लेफ्ट बेहिंड, फिर से वो पीछे रह जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स। अब वो छोटे छोटे ना इंसेक्ट से और वॉर्म से अट्रैक्ट हो जाता है अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि उस फुटपाथ पे रहते हैं, उनसे अब अट्रैक्ट हो जाता है। दैट वो टीमिंग आउट का मतलब है कमिंग आउट, बाहर आना, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एन्जॉय द सनशाइन। अब जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े जो भी हैं, वो मिट्टी में जहाँ पे भी छुपे हुए हैं, अब वो अपनी जगह से बाहर आते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, और यही बात से वो बच्चा फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं उसको फ्रॉम अ शेड ऑफ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन अ एज ऑफ वॉल। एक कुएं के एज के पास, शेड ऑफ ग्रूव का मतलब क्या है, ग्रूव होते हैं बहुत सारी एक साथ लकड़ियाँ रखी हों या एक साथ कुछ पेड़ लगे हों, ग्रुप में जो ट्रीज़ होते हैं उनको ग्रूव कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ की शेड में वो लोग बैठे होते हैं कुएं के पास। ही रैन टूवर्ड्स दैम, और वो बच्चा उनके तरफ भागते हुए जाता है। फिर आगे क्या होता है, अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप। और जैसे ही वो उस ग्रुप में एंटर करता है, उस पेड़ के ग्रुप्स के पास आता है, उनकी छाँव में एंटर करता है, वैसे ही उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल के, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। रेनिंग पेटल्स का मतलब है वो जो गिर रहे हैं, पेटल्स पंखुड़ियाँ हैं फूलों की, सब जो गिर रही हैं ऊपर से, वो अपने पेरेंट्स को भूल के उन पेटल्स को, उन फूलों को क्या करने लगता है, कलेक्ट करने लगता है, इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो, ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents, shouting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। अब तभी क्या होता है, वो डव्स की कूइंग सुनता है। कूइंग मतलब उनके बोलने की आवाज़, या फिर हम कह सकते हैं गुटर गूँ की आवाज़, ठीक है। वो सुनता है और अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है चिल्लाते हुए कि द डव, मतलब कि वो डव है, ऐसा कुछ। द रेनिंग पेटल्स, अब वो रेनिंग पेटल्स थे जो उस पेड़ पे से गिरे थे, जिसे उस बच्चे ने अपने हाथों में कलेक्ट किया था, वो क्या होने लगते हैं, अब उस बच्चे का उस पर ध्यान होता नहीं है, इसीलिए यहाँ बोला फॉरगॉटन हैंड्स। वो भूल जाता है कि उसके हाथों में पेटल्स हैं और वो चिल्लाने लगता है द डव। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो पेटल्स थे उसके हाथ में वो गिरने लग जाते हैं, सारे गिर जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। अब फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं आओ बच्चे आओ, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। okay, अब उसके पेरेंट्स उस बच्चे को बुलाते हैं। वो बच्चा क्या कर रहा होता है, वो बच्चा रनिंग इन वाइल्ड केपर्स अराउंड द बनियान ट्री, मतलब रनिंग इन वाइल्ड केपर्स का मतलब है रनिंग हैप्पीली विद एक्साइटमेंट। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत खुश होके बनियान ट्री के चारों ओर दौड़ रहा होता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और उसको लेके उस बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स कहाँ निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं उस फुटपाथ पे, जो फुटपाथ फेयर के डायरेक्शन में जा रहा होता है, मतलब कि जो रास्ता, उस रास्ते पे निकल जाते हैं जो रास्ता उस मेले तक जा रहा होता है, ठीक है। और वो भी मस्टर्ड फील्ड के थ्रू, मतलब कि वो जो रास्ता होता है, फुटपाथ होता है, वो सरसों के खेत के पास से ही जा रहा होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, एज दे नियर द विलेज, और जब वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। वो बच्चा देखता है बहुत सारे फुटपाथ्स देखता है, बहुत सारे रास्ते देखता है जो कि थ्रॉन्ग से भरे हुए हैं। थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है ह्यूज क्राउड, खूब सारी भीड़ से भरे हुए हैं वो रास्ते। कन्वर्जिंग टू द व्हीलपुल ऑफ द फेयर,
अब देखो, कन्वर्जिंग का मतलब होता है गैदरिंग, इकट्ठा होना, यानी कि जैसे ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये बहुत सारे पाथ हैं, वो लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। और वो जगह क्या है, फेयर का व्हील पुल। व्हील पुल मतलब होता है सेंटर, ठीक है, सेंटर होता है, तो सेंटर पे सब लोग एक साथ जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस, और उसको एक बार तो फेल्ट एट वंस रिपेल, एक बार तो वो थोड़ा घबरा जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है। एंड फैसिनेटेड, और फिर क्या हो जाता है, उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, अब वो जिस वर्ल्ड में एंटर करने जा रहा है, यानी कि अब ये तो उसके लिए नया वर्ल्ड है, फेयर में जा रहा है, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो वो उसके लिए एक नया वर्ल्ड है, और ये वर्ल्ड उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो किसी को नहीं जानता यहाँ पे, तो एक तरह से इसका वर्ल्ड ये कंफ्यूजिंग है। तो जब पहले तो वो इतनी सारी भीड़ देख के थोड़ा घबरा जाता है, पीछे हो जाता है, लेकिन फिर उसी चीज़ से वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे है अ स्वीट मीट सेलर हॉक। स्वीट मीट मतलब मिठाई, एक मिठाई का विक्रेता होता है जो मिठाई बेच रहा है, हलवाई कह सकते हैं आप। वो चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसा सब कुछ। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस होता है ना, जहाँ से आप एंटर कर रहे हो मेले में, उसके साइड में, बिल्कुल एंट्रेंस के साइड में ही उसकी दुकान है। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। अब और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके काउंटर के आसपास इकट्ठा हो जाती है, और उसकी स्वीट्स जो कि हैं रखी हुई, जो कि उसके काउंटर के पास बहुत सारी स्वीट्स रखी हुई हैं, जिन पे सिल्वर और गोल्ड की कवरिंग होती है, उस पर प्लेटिंग सी होती है कुछ, उससे डेकोरेटेड है, सिल्वर और गोल्ड की कवरिंग से वो स्वीट्स डेकोरेटेड हैं, ठीक है। और वो हलवाई, या फिर हम कह सकते हैं वो मिठाई विक्रेता, चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और जो कि उसकी दुकान कहाँ पे, एंट्रेंस के कॉर्नर के पास ही है, और एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो उसकी काउंटर के पास इकट्ठा हो जाती है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब वो चाइल्ड, वो जो बच्चा है, वो उन मिठाइयों को खुली आंखों से घूर रहा होता है, मतलब लगातार देखे जा रहा है। एंड हिज माउथ वाटर्ड ऑफ द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में पानी भर जाता है, क्या देख के, अपनी फेवरेट मिठाई देख के, जो कि है बर्फ़ी। उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी है, उसे देख के उसके मुंह में बिल्कुल पानी भर जाता है। ओके, आगे क्या है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, ठीक है, बुदबुदाना भी कह सकते हैं। तो वो बिल्कुल धीरे धीरे से बोलता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बड़बड़ाता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। लेकिन उसे मतलब ऑलमोस्ट आधा तो ये पता ही है कि उसकी जो ये विश है, या फिर वो जो मांग रहा है, उसको हीडेड नहीं किया जाएगा। हीडेड का मतलब अटेंशन नहीं दिया जाएगा, उसकी बात मानी ही नहीं जाएगी, उसको देखा ही नहीं जाएगा कि वो बर्फ़ी मांग रहा है, उसकी विश को माना ही नहीं जाएगा उसके पेरेंट्स से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि वो बहुत लालची है, हाँ ठीक है। इसीलिए वो मतलब कुछ नहीं कहता, उसे पता होता है कि अगर वो कहेगा तो उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं मानेंगे और बोलेंगे कि वो बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए उसने कोई आंसर का वेट ही नहीं किया, उसने कुछ नहीं कोई आंसर का वेट नहीं किया और वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स मना ही करने वाले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आज हमने इस चैप्टर की आधी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। आई होप आपको इस चैप्टर की स्टोरी यहाँ तक समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। अब हम आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आगे अब क्या होगा, ठीक है। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? सो अभी तक जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस स्टोरी को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।